हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा क्लासेस मंडी डावाली। कल के लेक्चर में हम कर रहे थे कोग्निटिव डेवलपमेंट की कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है और इस पे किन किन व्यक्तियों ने है जो काम किया है, जिसमें से सबसे पहले जो थे जीन पियाजे, जो कहाँ के स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और उनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो उनके द्वारा कुछ जो उन्होंने महत्वपूर्ण शब्द दिए थे वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे, कि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं वो कितनी है और किस अवस्था में कौन सा एज ग्रुप आएगा और किस एज ग्रुप में जो बच्चे की क्वालिटीज हैं वो क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम इनके नाम जो है वो याद कर लेते हैं कि देखो हम इसके जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते कि कई बार क्या होता है कि सपोज हम कोई चीज याद कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यार दूसरे नंबर वाला याद नहीं आ रहा तो चलो हम तीसरे नंबर वाला पहले लिख देते हैं। बट जो ये जो स्टेजेस हैं हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते, हमें एज इट इज ही लर्न करनी पड़ेंगी ये, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो स्टेजेस हैं वो एज वाइज ही कैटेगराइज की हुई है, तो हमें जो लर्न है वो भी इस अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं संवेगी गामक इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्तिया स्थूल सक्रियात्मक एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशन। हिंदी में हम बोल देते हैं इसको अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो ठीक है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने इनको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वैसे मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप अपनी कॉपी पेन जो है उठा के बैठे, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं वो हमें क्या है याद रहती है, वो हमारे माइंड में क्या है लॉन्ग टर्म तक रहती है। ठीक है, तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमारी है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं संवेगी गामक या इंद्रिय जनित। देखो नाम से ही पता चल रहा है सेंसरी, या फिर हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंद्रिय, मतलब हमारी जो 6 सेंसेस हैं वो इसमें क्या है इन्वॉल्व हैं। बट इसमें सबसे पहले हम अगर एज ग्रुप की बात करते हैं कि कितने एज ग्रुप का जो स्टूडेंट है इसमें इंक्लूड होगा, स्टूडेंट नहीं सॉरी बच्चा, तो 0 से 2 इयर्स एज ग्रुप के जो चाइल्ड हैं वो इसमें क्या होंगे इंक्लूड होंगे। ठीक है, फर्स्ट बात जो हमें याद रखनी है वो ये रखनी है। वैसे अब इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते कि आपसे एज ग्रुप पूछी जाए, बट आज से 3-4 साल पहले जो है कि इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते थे कि जो थर्ड हमने स्टेज की थी कि उसमें किस एज ग्रुप के जो है बच्चे आएंगे। तो सबसे पहले जो हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं तो हमें ये याद होना चाहिए कि इसमें कितने एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आएंगे, 0 to 2 इयर्स के। ठीक है, फिर आता है कि 0 to 2 इयर्स के जो बच्चे हैं तो वो बोल तो इतने सकते ही नहीं, तो जो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, अपनी फीलिंग्स हैं, वो अपने सेंसेस के द्वारा क्या है दूसरों तक पहुंचाएंगे, अपने पेरेंट्स तक या अपने फैमिली मेंबर्स तक। कि जैसे अब भूख लगी है बच्चे को, अब 1.5 साल का बच्चा बोल तो नहीं सकता कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे दूध की बोतल चाहिए, तो वो अपने जो भावों की अभिव्यक्ति है, अपने जो संवेगों की, अपने इमोशंस की जो अभिव्यक्ति है वो कैसे करेगा, रोकर करेगा। ठीक है, तो इसमें जो एक बच्चा है वो सेंसेस के द्वारा, किसके द्वारा, अपनी सेंसेस के द्वारा क्या है अपने भावों की अभिव्यक्ति करेगा, अपनी फीलिंग शेयर करेगा। नेक्स्ट चीज होती है जो अब हम क्वालिटीज डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंसरी मोटर की स्टेज है इसमें एक बच्चे में जो क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या गुण होंगे। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट जो परमानेंस का गुण है वो पियाजे की किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, हमारी सेंसरी मोटर में। हिंदी में हम इसको बोल देते हैं वस्तु स्थायित्व। अब ये वस्तु स्थायित्व है क्या,
अभी डिस्कस करते हैं हम। देखो, अब सपोज करो कि कोई बच्चा है, अगर उसका कोई खिलौना आपने इसको ऐसे छुपा दिया, पर वो क्या करते समझता है कि मेरा जो खिलौना है वो गुम नहीं हुआ, वो मम्मी ने क्या किया है, छुपा दिया है। मतलब उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, छाप है, वो बच्चे के माइंड में क्या हो चुकी है, परमानेंट हो चुकी है। उसे इतना समझ आने लग गया कि कोई भी चीज ऐसे कर देने से गायब नहीं होती, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए क्या है, छुपा दी जाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए बच्चा नहीं रोता, अगर आपने कहा कि तेरी बोल क्या है, कैटेगरी, वो नहीं रोता, तो दैट मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो है बच्चे में डेवलप नहीं हुआ। अगर क्या है, उसी चीज के लिए बच्चा रोने लग जाता है, रोएगा क्यों, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी मुझे वो चीज नहीं दे रही, मम्मी ने वो क्या चीज छुपा दी है। तो वो जो गुण है वो किसका हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो परमानेंस का गुण है वो बच्चे में क्या है, सेंसरी मोटर में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है, ये 20 मंथ्स में, 20 महीने का जब बच्चा है तब डेवलप हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है साइन एबिलिटी, संकेत क्षमता। अब क्या है, बच्चे को भूख लगी थी, बच्चा रोने लग गया, मम्मी क्या है, उसकी दूध की बोतल लेके आ रही है। अभी क्या है, बच्चे ने मदर को दूर से आते हुए ही देखा है कि जो मदर है वो क्या है, मेरी दूध की बोतल लेके आ रही है। बच्चा झट से क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। तो मतलब क्या है, वो दूध की जो बोतल है एक सिंबल ही है उसके लिए कि उसकी जो भूख मिटाने का सोर्स है वो आ रहा है, उसको समझने लायक हो जाता है कि ये दूध की बोतल जो आ रही है वो मेरे लिए आ रही है, मेरी भूख को मिटाने के लिए आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्स एक्शन, थर्ड जो क्वालिटी है वो किसकी है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन किस चीज का नाम है, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है, जैसे बच्चा हल्की हल्की, जिसको हम कह सकते हैं लाइट एक्टिविटीज करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस, जिसमें क्या है, बच्चे को ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, जैसे हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, हाथ पांव हिलाना है। तो ये है हमारी थर्ड क्वालिटी किसकी, सेंसरी मोटर स्टेज की। ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना, लाइट वेट एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा मदर टंग, मातृभाषा। 2 साल के अंत तक बच्चा क्या है, अपने मदर टंग जो है सीखने स्टार्ट कर देता है। देखो, अच्छी तरह बोलने नहीं लगा, जस्ट उसने क्या की, बोलने स्टार्ट कर दी। अपने पेरेंट्स की जो वॉइस है वो पहचानने लग जाता है। पेरेंट्स की जो वॉइस है वो पहचानने लग जाता है। एक खोजी की तरह काम करता है, डिस्कवरर, एक खोजी की तरह बच्चा काम करेगा इसमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफर्ड इमिटेशन, 7th और लास्ट इसकी जो है डेफर्ड इमिटेशन, मतलब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, फॉलो करके हूबहू वैसे करना। आपने जैसे कहा बच्चे को हब, वो क्या है, वैसे सीख जाएगा हब। तो ये क्या है, डेफर्ड इमिटेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी भ्रामक अवस्था, वो कंप्लीट होती है। इसमें जो मेन फीचर्स थे, जो मेन जो क्वेश्चन बन सकता है वो तो कोई डेफर्ड इमिटेशन से बन सकता है। और सेकंड जो था हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये जो क्वालिटीज है सिर्फ यही पूछी जाती है इसमें, और कहीं से क्वेश्चन जो है नहीं आता। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुई।
सेकंड जो हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड हमारी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखो मैंने इनको हिंदी में पहले ही लिखवा दिया था, तो यहाँ पे जस्ट मैं इंग्लिश में ही राइट कर रही हूँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज, देखो जो हमारी सेंसरी मोटर थी उसकी जो एज थी वो कितनी थी 0 to 2 years। अब जो प्री ऑपरेशनल है वो कितनी है 3 to 7 years। ठीक है, 2 to 7 कह लो, 3 to 7 कर लो। अब जो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है फर्दर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 भागों में फिर से बांटी गई है। फर्स्ट वन इज प्री कंसेप्चुअल पीरियड, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, हिंदी में हम इसे बोल देते हैं प्राक संप्रज्ञात्मक अवधि। हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल रहेगा ये, ठीक है। ये है फर्स्ट पार्ट इसका, और सेकंड पार्ट है इनोडेटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि। इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि। अब देखो जब प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो टोटली कितनी है 3 to 7 या 2 to 7 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक आधे साल का जो डिफरेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो प्री कंसेप्चुअल जो पीरियड है वो कितना रहेगा हमारा 2 to 4 years का रहेगा अगर हम 2 to 7 लेके चलते हैं तो, और 4 to 7 years का जो रहेगा हमारा इंट्यूटिव पीरियड रहेगा। कई बार पेपर में क्या है यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्री कंसेप्चुअल पीरियड है वो प्याजे की किस स्टेज का हिस्सा है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज का हिस्सा है, क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री कंसेप्चुअल पीरियड एंड इनिशिएटिव पीरियड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो हमारा प्री कंसेप्चुअल पीरियड है इसमें क्या है, इस स्टेज में जो चाइल्ड है बच्चा अपने माइंड से कोई कंसेप्ट नहीं बना सकता, अपने माइंड से क्या है कोई कंसेप्ट नहीं बना सकता, क्योंकि 4 साल का बच्चा क्या कंसेप्ट बनाएगा। हाँ, पर इनिशिएटिव पीरियड में क्या है बच्चा कंसेप्ट बना सकता है। कैसे कि सपोज आपने उसको क्या दी है, एक मार्कर दे दिया, पेंसिल दे दी और ऐसे कुछ ज्योमेट्री का सामान दे दिया, तो मतलब क्या है वो उन चीजों को डिफरेंशिएट कर सकता है कि जो ये इंक मुझे दी गई है ये किसमें मार्कर में डालने के लिए है, ये इंक जो है पेंसिल में नहीं डलती। तो जो 4 साल का बच्चा है वो अपने माइंड से कंसेप्ट नहीं बना पाएगा, जबकि जो इस पीरियड की बात अगर हम की जाए तो बच्चा अपने माइंड से कंसेप्ट बनाना स्टार्ट कर देगा, एनेबल हो जाता है कंसेप्ट को बनाने के। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ। अब हम चल रहे हैं कि इस स्टेज में कौन कौन सी जो क्वालिटीज हैं वो बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। क्वालिटीज विच आर डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज मतलब प्री ऑपरेशनल की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको ये क्वेश्चन जो है यहाँ से हर एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो केवीएस का है, चाहे वो DSSS भी है, स्टेट है, सीटेट है या रीट है। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या है, बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, क्योंकि ये इसकी स्कूल एज भी है। ठीक है, अगर घर से बाहर निकलता है तो एक नई दुनिया में कदम रखेगा, नई उसको पता चलेगा कि समाज है, कि मेरे परिवार के बाहर भी एक दुनिया है, समाज से वो इंटरेक्ट होगा,
तो सोसाइटी से इंटरेक्ट होगा। तो इस स्टेज में जो बच्चे का सामाजिकरण है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही फास्ट स्पीड से होता है। तो फर्स्ट क्वालिटी क्या है इसकी? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। और सेकंड जो है इसकी हम बात करें तो हम ये पहले डिस्कस कर चुकी हैं कि ये स्कूल गोइंग एज है, स्कूल जाने की उम्र है। तो अगर जीन पियाजे के अनुसार अगर पूछा जाता है, जीन पियाजे के अनुसार जो स्कूल गोइंग एज है वो कितनी है? 5 इयर्स। स्कूल गोइंग एज बाय पियाजे कितनी है आपकी? 5 इयर्स। क्लियर? ठीक है। सेकंड जो अगर हम बात करें क्वालिटी की वो है एनिमिज्म, जीवात्मा। एनिमिज्म सो इंपॉर्टेंट। जीवात्मा, एनिमिज्म क्या है? जब बच्चा किसी भी निर्जीव चीज को, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स मानने लग जाता है। ये एग्जांपल तो मतलब हमने अपने घरों में बहुत देखा है कि जैसे बच्चा क्या है अभी अभी जस्ट चलना सीख रहा है, तो चलते चलते तो बच्चा कहीं गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो हम कहते हैं इसी को हक कर दे, या हम क्या है हल्का सा स्लैप उस चीज पे लगा देते हैं कि बच्चे को टेबल लगी तो हमने क्या किया कि हाँ ये देखो टेबल भी रोने लगी। तो वो क्या है, बच्चा जो निर्जीव चीजें हैं उनको भी निर्जीव समझने लग जाता है, सजीव समझता है। तो निर्जीव चीजों को सजीव समझना क्या कहलाता है? एनिमिज्म। ठीक है। थर्ड जो क्वालिटी है वो है ईगोसेंट्रिक। क्या है? ईगो सेंट्रिक, स्वयं केंद्रित। इस एज में जो बच्चा है वो क्या होता है? स्वयं केंद्रित या अहम केंद्रित कह लो, कि ये समझता है कि जो वो सोच रहा है बस वही सही है, बाकी जो सोच रहे हैं वो गलत है। या फिर हम ये कह सकते हैं स्वयं का मतलब ये होता है मैं, मतलब उसमें मैं की भावना बहुत होती है कि मेरे खिलौने, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी। तो इस एज में क्या है बच्चे में मैं की भावना होती है, वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझता, वो जस्ट क्या सोचता है कि जो मैंने कह दिया सिर्फ वही सही है और बाकी जो कह रहे हैं वो क्या है? गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी की हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वालिटी है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। अब देखो इस एज में क्या है, बच्चे ने अगर स्कूल जाना शुरू किया है तो सेंट्रीकेशन का, वैसे सेंट्रेशन का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही काम पे अपना फोकस बना पाना। अब बच्चा क्या है सिर्फ लिखने पे ध्यान दे रहा है, अगर वो अपना होमवर्क कर रहा है तो वो एक टाइम पे एक ही काम करेगा। क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक काम पे फोकस करेगा। अगर वो होमवर्क कर रहा है दैट मीन्स क्या है? उसका जो फोकस है वो अपने पेन पेपर पे होगा जिसपे वो, या कॉपी पे जिसपे वो क्या कर रहा है? होमवर्क कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने इरिवर्सिबिलिटी लिख रही हूं मैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी का गुण। अपलटावी का मतलब क्या है कि जब हमें किसी भी चीज की एक साइड दिखती है दूसरी साइड नहीं दिखती, कि अब बच्चा 7 साल का बच्चा है, वो क्या देख रहा है कि जो बर्फ है हीट में क्या है? पिघल के पानी बन जाती है। उसने सिर्फ एक साइड ही देखी कि बर्फ जो है वो पिघल के क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। जबकि अभी उसको ये नहीं पता कि इसका बैक प्रोसेस भी है, कि कैसे, कि अगर आप पानी को क्या है ठंडक दोगे, फ्रीजिंग करेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगी? वापस से आइस भी बन सकती है। जस्ट उसने अभी इतना ही देखा कि आइस से इसको अगर हीट मिलती है तो क्या बन जाता है? वाटर। जबकि उसको ये नहीं पता कि इसका फिर से रिवर्स प्रोसेस भी है, कि वाटर को अगर फ्रीज मिलेगा, ठंडा कुछ कोल्ड मिलेगा, तो वो वापस से क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। उसको ये वाला बैक प्रोसेस जो है वो नहीं पता। तो अभी आप से उसमें क्या है? अपलटावी का गुण है, उसको
एक टाइम पे एक ही चीज जो है दिख रही है, एक ही प्रोसेस दिख रहा है, बैक पे जो रिवर्स प्रोसेस है वो बच्चे को नहीं पता। तो ये सारी क्वालिटीज किसमें आती है, हमारी जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ये सारी क्या है क्वालिटीज है। नेक्स्ट जो है हमारी वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड वन जो हमारी स्टेज है वो किसकी है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी बात करें सबसे पहले, अगर इसके एज फैक्टर की बात की जाती है तो इसमें जो है 7 से 11 साल का बच्चा जो है आ जाता है, 7 से 11 साल का बच्चा होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम क्वालिटीज की बात करें, अभी हमने लास्ट जो क्वालिटी की थी हमारी पिछली जो स्टेज थी जिसका नाम था प्री ऑपरेशनल, उसमें क्या है बच्चे में इरिवर्सिबिलिटी का गुण आता है। बट अब बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, उसकी नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस सब कुछ बढ़ रहा है, उसकी मेच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो अब बच्चा क्या है रिवर्सिबिलिटी के गुण को भी समझता है। ये मैंने इसीलिए वो सेकंड जो स्टेज थी उसका लास्ट पॉइंट इरिवर्सिबिलिटी का लिखा, यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ वो रिवर्सिबिलिटी का लिख रही हूँ, ताकि दोनों को जो कनेक्ट करना है वो आसान हो जाए। पलटावी का गुण, अब बच्चे की उम्र बढ़ रही है, मेच्योरिटी लेवल है वो भी बढ़ रहा है और नॉलेज भी बढ़ रही है, तो बच्चे को ये पता चलेगा कि अगर वाटर जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो सकती है तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, हम वाटर को आइस भी बना सकते हैं। क्लियर। सेकंड जो हमारी क्वालिटी है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंजर्वेशन, संरक्षण का गुण। अब ये संरक्षण है, ये किस चीज का नाम है कि सपोज कीजिए 2 ऐसे बर्तन लेती हूं मैं, जो क्या है एक लंबाई में है और एक थोड़ा क्या है चौड़ाई में है। मैंने दोनों में पानी डाला और पूछा बच्चों से कि क्या इनमें से किस बर्तन में जो है पानी ज्यादा है। जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, मतलब जो बच्चा कौन सी एज में है, इससे प्रीवियस जो स्टेज थी प्री ऑपरेशनल में, उस स्टेज में बच्चा क्या जवाब देता है कि जो ये कंटेनर है इसमें क्या है पानी ज्यादा है, क्योंकि ये कंटेनर क्या है दिखने में बड़ा है। तो उसमें क्या है कंजर्वेशन का गुण अभी डेवलप नहीं हुआ है, कंजर्वेशन का जो फीचर है बच्चों में वो डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या है सिर्फ इस चीज को देख पा रहे हैं, पर जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है, उन चीजों को अभी नहीं डीपली जा पा रहे, उस चीज को समझ पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट इस कंटेनर को देखा जो इनको बड़ा दिख रहा है, उन्होंने वो बोल दिया। जबकि जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, 7 से 11 साल का बच्चा है, वो ये कह सकता है कि इन दोनों में क्या है इक्वल पानी है। क्यों? क्योंकि जो इस बर्तन की चौड़ाई है वो कम है, इस बर्तन की चौड़ाई है ज्यादा है। तो कंजर्वेशन का जो गुण है, जो फीचर है, वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। बच्चे आपको बता पाएंगे कि जस्ट जो लेंथ है वो मैटर नहीं करती, किसी भी कंटेनर की ब्रेड्थ भी क्या है मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन का। सेंट्रेशन का गुण किसमें था, प्री ऑपरेशनल में, उसका उल्टा है डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण। सेंट्रेशन पे क्या था, बच्चा एक टाइम पे एक काम कर पाता था, बट डिसेंट्रेशन में क्या है, बच्चे ने इधर तो क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल फाइल जो है अपने असाइनमेंट बना रहा है और साथ साथ क्या है म्यूजिक भी चल रहा है या वो कार्टून्स भी देख रहा है। मतलब एक टाइम पे जब वो एक से ज्यादा काम कर रहा है तो वो किसका कंसेप्ट हो जाएगा, डिसेंट्रेशन का, विकेंद्रीकरण का। और डिसेंट्रेशन का जो गुण है वो कौन सी स्टेज में आ जाता है,
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं का वर्गीकरण करना और वस्तुओं को फिर से उनका समूहीकरण करना। वस्तुओं का वर्गीकरण एवं समूहीकरण। देखो इसका जो मुझे सबसे दी बेस्ट एग्जांपल लगा था वो मुझे अपने चाइल्डहुड का लगा, अपने बचपन का लगा। देखो अब तो बहुत जो जमाना है डिजिटल हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। हमारे टाइम में क्या था कि हर सब्जेक्ट की रफ कॉपी लगवाई जाती थी। फिर आपको क्या था कि स्कूल से वो काम जो आप रफ पे नोट करके आते हो क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो इंग्लिश के हैं एसएस के, आपको घर आके वो क्या है वो फिर एक नोटबुक पे कॉपी पेस्ट करने हैं और फिर नेक्स्ट डे क्या है आपका टीचर आपकी नोटबुक चेक करेगा और आपको गुड वेरी गुड जो भी उनको देना है वो देगा। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे एक दिन कहा गया कि सैटरडे है आपका जो वीकेंड पे बैग कंपटीशन होना है कि आपने किस तरह से बैग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, फ्राइडे को स्कूल से आती हूँ, अपना बैग खाली करती हूँ और मम्मी को कहती हूँ कि मेरा बैग आप अच्छे से धो दो। मम्मी जब तक बैग धो रहे हैं, बैग सूख रहा है, मैं क्या करती हूँ अपनी जो कॉपीज है उस पे जो ऑरेंज कलर के प्लास्टिक पेपर आते थे वो चढ़ाती हूँ। फिर मैं उसमें देखती हूँ कि जितनी भी मेरी रफ कॉपीज हैं मैं उनको अलग करती हूँ, क्लासिफिकेशन करती हूँ कि जो मेरी फेयर नोटबुक्स है मेरे को उनको एक साइड रखना है और जो मेरी रफ नोटबुक्स है मुझे उनको एक साइड रखना है। ठीक है, सबसे मैंने पहले क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। देन मैं क्या कर रही हूँ, उनको समूहीकरण कर रही हूँ, उनका ग्रुपिंग कर रही हूँ कि ये मेरा बैग है। ठीक है, इस पोर्शन पे मैंने सारी फेयर नोटबुक्स रखनी है, इस पोर्शन पे मैंने सारी क्या करनी है रफ नोटबुक्स रखनी है और यहाँ पे मैंने क्या है पीरियड वाइज क्या है अपनी बुक्स अरेंज करनी है कि मेरा जो पहला पीरियड है वो किसका है, मैथ का। तो यहाँ पे मैं मैथ की बुक रखूंगी, देन मैं इंग्लिश की बुक रखूंगी, देन मैं एसएस की रखूंगी। तो मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन भी कर दिया और देन उनकी ग्रुपिंग भी कर दी। ठीक है, तो मुझे तो अपने लाइफ का सबसे अच्छा एग्जांपल यही लगता है क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। तो बच्चा क्या है जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग करने के लायक हो जाता है। नेक्स्ट है लॉजिकल थिंकिंग। इस एज में जो है बच्चा तर्कपूर्ण जो चिंतन है वो करना शुरू कर देता है कि कोई भी चीज है कि कैसे हुई, मतलब अगर सामने उसकी कोई चीज पड़ी है तो वो कैसे, क्यों, इन चीजों में क्या है बच्चा अपने क्वेश्चन जो है वो ढूंढने शुरू कर देता है। कि जैसे वो पूछता है कि मम्मा ने उसको कहा कि चांद क्या है, गोल है। तो फिर वो कहते हैं कि मम्मा हर गोल से चांद होती है, मेरी फुटबॉल भी तो गोल है, क्या वो चांद है। तो मतलब इस तरह की जो थिंकिंग है वो बच्चा क्या है स्टार्ट करना शुरू, इन चीजों को समझना जो है शुरू कर देता है। नेक्स्ट है वेविंग ऑफ इगोसेंट्रिज्म। अब बच्चा क्या है, ये बिठो दूं मैं इसका, आपने नोट कर लिया। अब वो इगोसेंट्रिक नहीं रहता बच्चा, वेविंग का मतलब है छोड़ना। अब वो क्या है, उसने अहम केंद्रिता का जो गुण है कि मैं की जो भावना है वो बच्चे ने क्या कर दी, छोड़ दी। अब उसको समझ में आ गया जरूरी नहीं कि मैं ही हर टाइम ठीक हूँ, मेरे जो बड़े हैं, मेरे जो भाई बहन है वो भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि अब उसमें क्या समझ आ गई है। तो नेक्स्ट जो फीचर है, क्वालिटी है, वो है वेविंग ऑफ ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता को छोड़ना। क्या है, बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको पता है कि मैं ही सही नहीं हो सकती, मेरे अलावा भी दुनिया जो है ठीक हो सकती है। नेक्स्ट है सीरियलाइजेशन, कर्म में लगाना। सीरियलाइजेशन, सीरियलाइजेशन कुछ भी बोल सकते हैं हम,
कर्म में लगाना। बच्चा क्या है, अब जैसे उसके पास मल्टीपल शूज है, मल्टीपल शूज के पेयर है, तो मम्मी ने कहा कि आपने क्या है, अपने जो शू रैक है उसको आपने क्या करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। तो बच्चा क्या करता है कि ऊपर वाले जो उसका बॉक्स है उसमें जो घर डालने के फुटवेयर है उनको रख रहा है, फिर स्कूल वाले रख रहा है, फिर वो पार्टी वियर के रख रहा है। तो क्या करता है बच्चा, अपनी जो चीजें हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्रम में सीक्वेंस में लगाना भी सीख लेता है। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, ठीक है, हिंदी में मुझे इसको ध्यान नहीं आ रहा कि क्या करना। इसमें क्या है, बच्चा रिलेशन समझने लगता है कि अगर जैसे ट्रांजिटिविटी को मैं आपकी टर्म्स में समझाऊं कि हमने ये चीज बहुत बार करी है कि ए जो है वो ग्रेटर देन क्या है, बी, देन बी ग्रेटर देन सी, देन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सी। मतलब बच्चा जो है वो चीजों को समझने लग जाता है, एक रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करने के काबिल हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है, इसमें जो थिंकिंग होती है वो किस तरह की होती है, इंडक्टिव थिंकिंग। ये हम जब थिंकिंग के टाइप्स करेंगे तब हम अच्छे से ये टॉपिक हमारा क्लियर होगा। बट कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो इंडक्टिव थिंकिंग है वो पियाजे की किस अवस्था में होती है, तो ये किस में होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो ये हमारी होगी थर्ड स्टेज, कौन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हम चल रहे हैं हमारी लास्ट स्टेज की ओर, जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सॉरी, नेक्स्ट स्टेज है हमारी और लास्ट है, जिसका नाम क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें किस एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, अबव 11। अब देखो 11 साल से ऊपर का जो बच्चा है उसमें जो सारी तरह की जो थिंकिंग है कि हमने लास्ट में डिस्कस की कि जो इंडक्टिव थिंकिंग है वो किस में आती है, हमारी कंक्रीट में, और इसमें हमारी कौन सी आ जाएगी, डिडक्टिव थिंकिंग, निगमन चिंतन जिसको बोल देते हैं। ठीक है, डिडक्टिव थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है। मतलब जो बच्चा है वो पूरी तरह से मानसिक रूप से परिपक्व हो चुका है, मेंटली वो क्या है, बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। उसमें सारी तरह की कि जो चीज उसके सामने नहीं है वो उसको फिर भी सोच के उसके बारे में क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है। यदि इसमें एक वर्ड है जो आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, देखो डिडक्टिव तो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर ही लिया है, कई बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्या है पूछ लिया जाता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। एक वर्ड है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। जो ये गुण है ये पियाजे की किस अवस्था में पाया जाता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में पाया जाता है। कि कई बार क्या है, कुछ ऐसी चीजें जिनका हम पहले से ही क्या कर देते हैं कि जैसे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो किसी चीज की पहले घोषणा कर देते हैं कि 2 साल बाद ये है या 2 साल बाद ऐसे होने वाला है, और वो बात उनकी क्या हो जाती है, सच हो जाती है। तो इस तरह की जो सोच है, चिंतन है, तो उसको हम बोल देते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ये हमारा किसमें पाया जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि लास्ट स्टेज है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट हुई, बट हमारा टॉपिक जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे जस्ट हमारी स्टेजेस कंप्लीट हुई हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी हैं, 4। अब इसी से ही रिलेटेड है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे, पियाजे के अनुसार शैक्षिक आशय।
कि पियाजे ने जो अपनी ये थ्योरीज दी, स्टेजेस दी, उनका एजुकेशन से क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला क्या है, पियाजे जो है उन्होंने किस पे स्ट्रेस, किस पे फोकस, किस पे दबाव जो दिया था, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर। टॉपिक हम कर रहे हैं एजुकेशनल implications according to पियाजे। ठीक है, कि उन्होंने जितनी भी अपनी थ्योरीज दी उनका शिक्षा से क्या लेना देना था। तो उनका जो पहला शिक्षा से लेना देना था, उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं रचनावादी या निर्माणवादी उपागम। रचनावादी या निर्माणवादी उपागम, मतलब क्योंकि उन्होंने, मैंने तुम्हें बताया कि वो क्या है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो सब किस पे किए हैं, बच्चों पे किए हैं। और बच्चों को उन्होंने लीगल साइंटिस्ट कहा है, नए वैज्ञानिक कहा है। अब वैज्ञानिक है तो कोई ना कोई रचना तो वो करेंगे, कोई ना कोई निर्माण, कोई ना कोई खोज करेंगे। तो इसीलिए उनकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि किस पे इन्होंने फोकस किया है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे, कि बच्चे क्या है, हर टाइम कोई ना कोई रचना करते रहते हैं। सेकेंड भी इसी से मिलता जुलता है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे वन लर्न्स मोर फ्रॉम डिस्कवरी लर्निंग, कि बच्चे जो हैं वो किससे सीखते हैं, खोज विधि से ज्यादा सीखते हैं। जितनी वो ज्यादा जिस चीज की खोज करेंगे उतना ही वो ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि पियाजे कहते हैं कि टीचर क्या है, फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं। अध्यापक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सहायक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अध्यापक एक सहायक के रूप में कार्य करता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे में। ये क्या कहते हैं कि जो टीचर है एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, अध्यापक एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, सहायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट जो इम्प्लीकेशन है वो कहती है कि पियाजे ने अपना जो फोकस था वो किस पे दिया था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे दिया था। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उन्होंने स्वीकारा है, क्योंकि सभी बच्चों की जो सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता है वो क्या होती है, अलग होती है। तो इन्होंने किस पे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारा है। तो ये थी हमारी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब हम कल जब कुछ वर्ड्स कर रहे थे तो उसमें से दो वर्ड हमारे जो हैं वो रह गए थे। मेटाकोग्निशन ज्ञान में ही ज्ञान, और एक और वर्ड था वो भी हमारा रह गया था। तो हम यहाँ पे एक दो बातें और हमारी जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो उसमें डिस्कस करनी रहेगी थी, तो हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मेटाकोग्निशन ज्ञान में ही ज्ञान को डिस्कस करते हैं। मेटा कोग्निशन ज्ञान में ही ज्ञान। मेटाकोग्निशन वर्ड जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया है। ये कहते हैं कि बच्चे को इस बात का ज्ञान होना कि उसे ज्ञान को कैसे हासिल करना है। कि अब देखो सपोज करो कि किसी का जो घर है वो बहुत ही छोटा सा है, कि उसमें 1 बेडरूम है, किचन है, तो वहां पे क्या है, सारी फैमिली वहीं सरवाइव कर रही है, सारी फैमिली वहीं पे रह रही है। पर बच्चे को क्या है, पढ़ना है, क्योंकि उसको पता है कि पढ़ेगा तो ही उसका फ्यूचर बनेगा।
तो बच्चा क्या करता है, अपने लिए प्लान बनाता है कि अगर मैं घर पे नहीं पढ़ सकता तो मैं कहाँ पे जाके पढ़ूंगा, लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा। तो यहाँ से क्या है, उसने अब एक जो हम कह सकते हैं स्कीम बनाई, उसको ये पता है कि उसने जो ज्ञान हासिल करना है उसको कैसे हासिल करना है। बच्चे को ये नॉलेज होना कि जो उसने नॉलेज को गेन करना है वो किस प्रोसेस के थ्रू होगी। तो ये तो कहा जाता है ज्ञान में ही ज्ञान, 2 बार ज्ञान आया है। बच्चे को इस बात की नॉलेज होना कि जो नॉलेज उसने गेन करनी है वो कैसे करनी है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। अब ये ज्ञान मीमांसा किस नई चीज का नाम है कि हम नहीं बता सकते कि एक बच्चा जो है कैसे सीखता है। इस बारे में क्या है, अलग अलग सभी की राय है। कोई कहता है मुखान से सीखता है, कोई कहता है एक्सरसाइज से, कोई एक्सपीरियंस से। तो उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि उन्होंने एक टर्म दी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हम हिंदी में ज्ञान मीमांसा बोल देते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आज तक कोई भी पर्सन ये नहीं बता पाया है कि कोई भी बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स कल हमारे रह गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक वर्ड है लैंग्वेज, एक वर्ड है थॉट्स, ठीक है, भाषा, और एक शब्द है विचार, कि दोनों में से पहले कौन आया, भाषा पहले आती है या विचार पहले आती है। अब आप ये सोचने लगे होंगे कि अगर विचार है, अगर विचार आएंगे तो ही भाषा की जरूरत होगी, अगर माइंड में विचार ही नहीं आ रहे तो भाषा की क्या जरूरत है। पर अगर विचार आ रहे हैं, भाषा है ही नहीं, पहले तो भाषा आनी चाहिए ना, कि फिर ही मैं उस चीज को सोचूंगी। पहले एक मीडियम तो होना चाहिए अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का। तो इस बात पे भी सबकी अलग अलग राय थी कि पहले लैंग्वेज आए या पहले थॉट्स आए। पर अकॉर्डिंग टू पियाजे पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं, और फिर क्या आती है, भाषा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, कई बार पेपर में पूछी जा सकती है कि पियाजे के अनुसार कि विचार पहले आते हैं मस्तिष्क में या भाषा। तो पियाजे के अनुसार हमेशा विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। तो ये हमारा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने क्या क्या चीजें की। सबसे पहले कल हमने उनके सब मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आप कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि उन्होंने कौन कौन से वर्ड्स जैसे स्कीमा, स्कीम्स, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, ये जो शब्द उन्होंने दिए थे वो क्या होते हैं। और आज के टॉपिक में हमने क्या कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं दी है, और 2 वर्ड्स कल रह गए थे तो आज हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, इसमें से आपसे जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप इस वीडियो को और कल की वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, ओके।